हे गाइस, दिस साइड CACM आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जहां पर कॉस्टिंग आसान है। दोस्तों, आज के इस डिस्कशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा टॉपिक जिसको पता नहीं क्यों मुझे ऐसे इंट्रूजन्स आते हैं कि आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम्स में उसके ऊपर क्वेश्चन बनता नजर आ रहा है मुझे। मतलब कि आपके एग्जाम का जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए होगा वो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो आप लोगों का इस पर्टिकुलर चैप्टर से आएगा और उस चैप्टर का नाम रहेगा जस्ट इन टाइम। मतलब क्वेश्चन नंबर 4A के लिए मैं 2 चैप्टर सजेस्ट करता हूं, एक आप लोगों का जस्ट इन टाइम और एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के कुछ सम डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ, तो वो आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 4A के लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और जस्ट इन टाइम, ये 2 टॉपिक हैं जिसमें से आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन शॉर्ट देखने को मिल सकता है, या मैं यूं कहूं मिलेगा आप लोगों को अपकमिंग एग्जाम में। तो दोस्तों, हम लोग 7 मार्क्स के लिए तो डेफिनेटली थोड़ा सा एफर्ट्स डाल ही सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2B हमारी बुक का है। 2B अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन नंबर 2 वेरी सिमिलर ऑलरेडी हमारी बुक में था, तो इसलिए मैंने हमारी क्लास में जो स्टूडेंट हैं उनको ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया। 8 मार्क्स का पूछा गया था ओल्ड सिलेबस के दिसंबर 2023 के एग्जाम में, दैट मीन सिलेबस 2016 का जो आखिरी पेपर था उस आखिरी पेपर में इसके दर्शन किए गए थे। सार लिमिटेड ऑफर्स ए रेंज ऑफ कार्स फ्रॉम इकोनॉमी, सेडान, एसयूवीज एंड यूज्ड कार। सबसे पहली बात एक छोटा सा स्क्रक्स में समझाना चाहूंगा। जस्ट इन टाइम बेसिकली एक इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का क्या है ना कि हम लोग स्टॉक स्टोर करते हैं। आज सपोज से मैं मेरी बात करूं तो मेरे को यहां पर लेट्स से मैंने एक साथ 2000 स्टूडेंट्स की बुक प्रिंट करा ली। अब 2000 स्टूडेंट्स की बुक प्रिंट करा ली तो ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या होगा, मैंने एक साथ प्रिंट कराई तो मुझे कुछ डेफिनेटली एक साथ प्रिंट कराने से कुछ रेट अच्छी सही लगी होगी, प्लस मेरे को बार बार ऑर्डर नहीं करना पड़ रहा तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कमाई होगी। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे लिए उसको कैरी करने की कॉस्ट जो है कैरिंग कॉस्ट है। अब कैरिंग कॉस्ट मतलब स्टोरेज कॉस्ट भी हो सकती है, कैरिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट भी आ सकता है। मतलब अगर मैं 2000 बुक एक साथ प्रिंट कराऊंगा तो मुझे 2000 बुक के एक साथ पैसे देने पड़ेंगे। एक साथ पैसे दूंगा तो डेफिनेटली मेरे पास उसके लिए क्या होगा, इंटरेस्ट की खर्चा लगेगा, तो इंटरेस्ट कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट है, तो ये सारी चीजें मेरी वो बढ़ जाएंगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर जस्ट इन टाइम की बात करूं तो जस्ट अपोजिट है। जस्ट इन टाइम का मतलब हो गया कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप उस टाइम पर ये बुक्स परचेज करेंगे या मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, ऐसे केस में ये होगा कि आप जब जितनी जरूरत, आज के हमको लगता है कि यार जून महीने के अंदर बच्चों के एग्जाम्स होते हैं तो ज्यादा क्लासेस नहीं जाती हैं तो 100 बुक्स चाहिए तो हम 100 ही प्रिंट कराएंगे। अब 100 ही प्रिंट कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कम क्वांटिटी के अंदर रेट हाई आएंगी, प्लस हर बार बार हम लोग जस्ट इन टाइम में जब रिक्वायरमेंट होगी तब तब हम ऑर्डर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो हमारी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम हमारी जो कैरिंग कॉस्ट है वो कैरिंग कॉस्ट हमारी कम लगेगी, क्योंकि हमको कम बुक्स स्टोर करने पड़ेगी और हमारा कम पैसा ब्लॉक होगा। तो ये जस्ट इन टाइम कहता है। तो ऐसे केस में हमको बेसिकली इस चैप्टर में इवेल्युएट करना होगा। कुछ आप लोगों को प्रेजेंट ऑर्डर्स दिए होंगे, कुछ जस्ट इन टाइम की सिचुएशंस दी होगी, तो आपको डिसीजन लेना है कि हम लोग प्रेजेंट ऑर्डर पे मतलब कि बल्क क्वांटिटी पर जाएं या हम लोग जस्ट इन टाइम मतलब कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड जितनी जरूरत है उतनी यूनिट्स पर जाएं। ये आप लोगों को इस चैप्टर में करना होगा। क्या है, एक सार लिमिटेड करके कोई कंपनी है जो कि क्या करती है, ऑफर करती है रेंज ऑफ कार्स। मतलब रेंज ऑफ कार्स कौन कौन सी हो सकती है, इकोनॉमी कार जैसे ऑल्टो हुई, ऑल्टो वैगनार इकोनॉमी। सेडान कार के मतलब अगर मैं बात करूं तो होंडा सिटी हो गई, आपका वरना हो गई। एसयूवीज की बात करें तो एसयूवीज में जैसे एज ऑफ नाउ मेरे पास स्कॉर्पियो है तो मैं उसी को, मेरे लिए तो सबसे बड़ा है काला घोड़ा, तो एसयूवीज में आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो आ गई, चाहे आप लोगों के लिए क्रेटा मान लीजिए, चाहे आप लोगों का फॉर्च्यूनर मान लीजिए। एंड यूज्ड कार मतलब कि सेकंड हैंड कार्स हैव डिसाइडेड टू अडॉप्ट JIT पॉलिसी इन मेकिंग ऑफ द न्यू कार BOS 20। तो BOS 20 करके उनकी कोई कार है, i20 मान लीजिए आप, तो BOS 20 छोड़ो, i20 हुंडई की आती है ना, तो i20 के लिए उन्होंने कहा कि इसकी मेकिंग पर हम लोग जस्ट इन टाइम पॉलिसी लगाते हैं। क्या है जस्ट इन टाइम पॉलिसी, द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ JIT पॉलिसी आर आइडेंटिफाइड। फॉलोइंग पॉलिसीज इन्होंने बताई कि क्या क्या उससे क्या क्या इंपैक्ट्स आएंगे JIT से। टू इम्प्लीमेंट JIT द कंपनी हैज टू मॉडिफाई इट्स प्रोडक्शन एंड मटेरियल रिसिप्ट फैसिलिटी एट ए कैपिटल कॉस्ट ऑफ ₹10 लाख। क्वेश्चन कहता है
जेआईटी को इंप्लीमेंट करने के लिए उसको क्या करना होगा, अपने प्रोडक्शन को मॉडिफाई करना होगा एंड मटेरियल रिसिप्ट फैसिलिटी को मॉडिफाई करना होगा, जिसके लिए उसको कैपिटल कॉस्ट मतलब हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर आप लोगों को लगाना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूं कहूं तो कहीं ना कहीं फिक्स्ड खर्चा आप लोगों को एक साथ 10 लाख रुपए लगाने होंगे। द न्यू मशीन, जो ये 10 लाख रुपए की जो न्यू मशीन है, द न्यू मशीन विल रिक्वायर ए कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ 10,800 पर एनम, और इस मशीन के ऊपर आपको सालाना 10,800 रुपए का कैश ऑपरेटिंग खर्चा लगेगा। इसका मतलब 10 लाख रुपए आपको जेआईटी को इंप्लीमेंट करने के लिए 10 लाख एक मुश्त एक साथ आपको पेमेंट करना पड़ा, प्लस 10,800 रुपए हर साल के आपके इसके खर्चे लगेंगे। द कैपिटल कॉस्ट विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर 5 ईयर, जो कैपिटल कॉस्ट लग रही है वो 5 साल के लिए डेप्रिशिएट होगी, मतलब कि हर साल का 2 लाख रुपए का डेप्रिशिएशन। द रॉ मटेरियल स्टॉक होल्डिंग विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 40 लाख टू 10 लाख। क्वेश्चन कह रहा है कि जो रॉ मटेरियल हम लोग रॉ मटेरियल की जो हम स्टॉक होल्ड करते हैं वो हमारा 40 लाख से कम होकर के 40 लाख से कम हो जाएगा, और 40 लाख से कम होकर के वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 10 लाख रुपए। तो 40 लाख से वो हो जाएगा आप लोगों का 10 लाख रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 40 लाख रुपए थे, उसमें से 10 लाख रह गया। इसका मतलब आप लोगों के लिए 30 लाख रुपए का जो स्टॉक होल्डिंग है वो आपकी हो जाएगी कम। अब 30 लाख रुपए की स्टॉक होल्डिंग कम हो जाएगी तो इसके मतलब क्या होगा दोस्तों, क्लियर बात है। जहां मैं पहले 40 लाख रुपए का स्टॉक रखा करता था, वो 40 लाख रुपए की स्टॉक की जगह मुझे केवल 10 लाख का ही स्टॉक रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 30 लाख रुपए है वो मेरे अब कम ब्लॉक होंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरे 30 लाख रुपए कम ब्लॉक होंगे, आप सोच के देखो, मैं एक तरफ 2000 बुक्स प्रिंट कराता हूं तो मेरे को 40 लाख रुपए देने पड़ते हैं, एक तरफ मैं केवल 500 बुक प्रिंट कराता हूं तो मेरे को 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब मेरे पास 30 लाख रुपए मेरे एक प्रकार से सेफ हो जाएंगे। सेव इन द सेंस कि ब्लॉक नहीं होंगे, ऐसा नहीं बोलूंगा कि सेव हो जाएंगे, मतलब कि आज की डेट में मेरा जो पैसा इन्वेस्टेड रहेगा, जिसका मेरे पास स्टॉक रहेगा, वो केवल और केवल मेरे पास कितना होगा, वो मेरे पास केवल और केवल होगा 10 लाख। इसका मतलब मेरे 30 लाख रुपए का पर मेरा जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है वो मेरी नहीं लगेगी। क्लियर है, तो वो आपके पास नहीं होगी। द कंपनी कैन अर्न 15% ऑन इट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कंपनी जो है वो अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर 15% अर्न कर सकती है। इसका मतलब जो 30 लाख रुपए आप बचा रहे हो, उस 30 लाख रुपए पर आप 15% का इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब आप 4.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट कमा लोगे अगर आप जेआईटी पर जाओगे तो। मतलब समझा, एक तरफ मेरा 40 लाख पूरा का पूरा ब्लॉक है और एक तरफ केवल मेरा 10 लाख ब्लॉक है, तो इसका मतलब मेरा 30 लाख इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है, तो उस पर मैं 15% के हिसाब से 4.5 लाख रुपए अर्न करने लगूंगा। इसका मतलब जेआईटी से ये मेरी सेविंग होगी। द कंपनी कैन अवॉइड रेंटल एक्सपेंडिचर। अब जेआईटी है तो ऑब्वियस सी बात है स्टोरेज कॉस्ट कम लगेगी, तो ऐसे केस में कंपनी जो है ना वो रेंटल एक्सपेंडिचर स्टोरेज फैसिलिटी पर 33,000 सेव करेगी, प्लस प्रॉपर्टी टैक्सेज एंड इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू 22,000 विल बी सेव ड्यू टू जेआईटी। ऑब्वियस सी बात है स्टॉक कम रखोगे तो आपको इंश्योरेंस भी कम वैल्यू के स्टॉक का करना पड़ेगा, और कम वैल्यू के स्टॉक का इंश्योरेंस कराना पड़ेगा तो आपको 22,000 रुपए इंश्योरेंस की वैल्यू भी सेव हो जाएगी। Presently, there are 7 workers in the store department at a salary of 5,000 each per month. Presently हमारे टोटल 7 वर्कर हैं जो कि स्टोरेज डिपार्टमेंट में काम करते हैं और उनको हम लोग 5,000 रुपए प्रति माह पेमेंट करते हैं। लेकिन आफ्टर इंप्लीमेंटिंग जेआईटी ओनली 5 वर्कर विल बी रिक्वायर्ड इन द डिपार्टमेंट। और अगर आप जेआईटी इंप्लीमेंट कर देते हो तो केवल 5 ही वर्कर आपको चाहिएंगे यहां पर। इसका मतलब क्या होगा, बैलेंस 2 वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट विल बी टर्मिनेटेड। जो बैलेंस के जो 2 वर्कर है ना वो आपको टर्मिनेट करने पड़ेंगे। इसका मतलब उन 2 लोगों को जो सैलरी दी जाती थी वो सैलरी हमारी जेआईटी के कारण से सेव होने लग जाएगी। ड्यू टू रिसिप्ट ऑफ स्मॉलर लॉट्स ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि अब हम लोग रॉ मटेरियल स्मॉल लॉट्स में ले रहे हैं एक साथ ना लेकर के, देयर विल बी सम डिस्ट्रप्शन ऑफ प्रोडक्शन। तो उसके कारण से आपका कुछ डिस्ट्रप्शन आएगा प्रोडक्शन के अंदर। द कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट आर एस्टिमेटेड 77,000। उसके कारण से क्या होगा, स्टॉक आउट की कॉस्ट आएगी 77,000। स्टॉक आउट का मतलब होता है दोस्तों, आज सपोज से मैंने 100 बुक्स ही बनाई, लेकिन 100 बुक्स के बाद हुआ क्या कि अचानक से मेरे पास ऑर्डर आ गए 120 स्टूडेंट के, तो 20 स्टूडेंट को बुक्स जो है हम कह रहे हैं अरे बुक अभी बनेगी बुक अभी बनेगी, तो इस चक्कर में उन्होंने कहा सर हमको तो फिर बुक अभी बनेगी हैंड टू हैंड नहीं आएगी, हमको क्लास ही नहीं लेनी। तो ऐसे केस में उन्होंने क्लास क्यों नहीं ली, क्योंकि हमारे पास स्टॉक नहीं था। तो स्टॉक आउट के कारण से जो उस क्लास के ऊपर जो हमारा कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ वो आपका स्टॉक आउट कॉस्ट माना जाएगा। या आप लोगों को रश ऑर्डर देना पड़ा। रश ऑर्डर का मतलब होता है दोस्तों, जब आपके पास बुक्स नहीं है, 100 बुक्स का ऑर्डर था, आपने 100 बुक्स मंगा रखी थी, 120 का बच्चों का ऑर्डर आ गया,
तो 20 बच्चों के लिए आपको इमीडिएट बेसिस पर बुक प्रिंट करानी पड़ेगी। तो जब आप इमीडिएट बेसिस पर फास्टली डिलीवरी लेना चाहोगे, जिसे हम रश ऑर्डर बोलते हैं, तो रश ऑर्डर के केस में हमारे को एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ सकता है, तो वो हमारी स्टॉक आउट कॉस्ट का पार्ट फॉर्म करेगा। सिंस दिस सप्लायर इज न्यू, क्योंकि सप्लायर नया होगा, हैविंग नो रेपुटेशन, उसकी कोई मार्केट में इतनी रेपुटेशन नहीं है, एज येट इन द मार्केट, अभी तक मार्केट में, एन एडिशनल इंस्पेक्शन कॉस्ट ऑफ ₹10,000 हैज टू बी इनकर्ड, तो आपको 10,000 रुपए इंस्पेक्शन के ऊपर एडिशनल खर्च करनी पड़ेगी। क्वेश्चन ने ये वाली जो लाइन बोली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इग्नोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। क्वेश्चन ने कहा आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को आपको अवॉइड करना है। कई बार बच्चा क्या बोलता है, सर डेप्रिसिएशन और टैक्स को अवॉइड करना है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब आप ये वाले टैक्स से मत समझ लेना, ये प्रॉपर्टी टैक्स है, ये प्रॉपर्टी टैक्स एंड इंश्योरेंस है, आप इसको इनकम टैक्स मत समझ लेना। आपको पता है ना, हमारे को खर्चे जब होते हैं, तो खर्चे हम जब लोग क्लेम करते हैं या हम लोग को कोई खर्चा अलाउड होता है, तो उस केस में हमारे पास टैक्स की सेविंग होती है। इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज आपको डायरेक्ट टैक्स के टीचर देंगे, मैं नहीं दूंगा, उसकी फीस आपने मेरे को नहीं दी, ठीक है ना। तो आप लोगों को इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है, जब आप P&L में से कोई भी खर्चा डेबिट साइड में लिखते हो, मतलब ऑब्वियस सी बात है, खर्चा है तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, तो कोई खर्चा आप लेते हो तो वो क्या करता है, वो बेसिकली आपकी इनकम को रिड्यूस करता है। आप सोच के देखो, एक तरफ आपकी इनकम थी 1 करोड़ रुपए, तो आपको 1 करोड़ पे 30% का टैक्स लगेगा, 30 लाख। एक आपको डेप्रिसिएशन है 20 लाख का, तो आपने 1 करोड़ में से 20 लाख का डेप्रिसिएशन लेस किया, तो नेट प्रॉफिट बचा 80 लाख। अब आपका टैक्स खर्चा कितना लगेगा, 80 लाख का 30%, दैट मीन्स 24 लाख आइला। अभी तो 30 लाख लग रहा था, अब 24 लाख लग रहा है, तो ये 6 लाख क्यों हुआ? ये बेसिकली इसलिए हुआ क्योंकि 20 लाख रुपए का आपने खर्चा अलाउड किया था, दैट मीन्स डेप्रिसिएशन अलाउड किया था। तो 20 लाख का 30%, दैट मीन्स 6 लाख रुपए जो है वो आपके खर्चे पर टैक्स सेव हो जाता है। इसके बारे में मैंने बेहतरीन आप लोगों को समझा दिया। बाकी की नॉलेज आप लोग पीजीबीपी जब करेंगे तो पीजीबीपी के साथ डायरेक्ट टैक्सेशन वाले फैकल्टी आपको बताएंगे। तो यहां पर क्वेश्चन ने कहा इग्नोर करना डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, मतलब आपका जो डेप्रिसिएशन आ रहा था कहां पर, यहां पर, कि 10 लाख की कॉस्ट थी और उसको 5 साल में डेप्रिशिएट करना था, तो आपको 2 लाख रुपए सालाना का जो डेप्रिसिएशन है उसको अवॉइड करना है, प्लस उसके ऊपर जो टैक्स की सेविंग होगी उसको अवॉइड करना है। सर अवॉइड ही करते हैं सर, कैसी बातें कर रहे हो, टैक्सेशन की परसेंटेज कौन सी दे रखी है आपने जो हम लोग टैक्स को अवॉइड नहीं करते, बस डेप्रिसिएशन के लिए आपने बोल दिया तो डेप्रिसिएशन के लिए अवॉइड आ जाएगा। क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ जेआईटी पॉलिसी। फाइनेंशियल इंपैक्ट का मतलब हो गया नेट प्रॉफिट या हुआ कि लॉस हुआ जेआईटी पॉलिसी लगाने से, वो आपको हमें बताना है। इज इट एडवाइजेबल फॉर द सार लिमिटेड टू इंप्लीमेंट जेआईटी फॉर न्यू BOS 20 प्रोडक्शन सिस्टम? हाँ जी, प्रोडक्ट्स अगर फाइनेंशियल इंपैक्ट मेरे लिए फेवरेबल आएगा तो मैं कह दूंगा कि यस इंप्लीमेंट करो, और अगर फेवरेबल नहीं आएगा तो मना कर देंगे। आइए चलो जी, JIT, तो मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर रहेगा आप लोगों का 2B। तो मैं यहां पर सबसे पहले क्या करूं, मैं यहां पर कर लूंगा A पॉइंट में कैलकुलेशन ऑफ नेट सेविंग ड्यू टू JIT। दोस्तों मुझे क्वेश्चन को पढ़ते समय मेरे को समझ में आया था, एक तो 40 लाख से 10 लाख जब हुआ था तो उस पर मेरी इंटरेस्ट की सेविंग होगी आप लोगों की, तो वहां पर इंटरेस्ट की सेविंग होगी, प्लस मेरे को इतना याद है रेंटल आपका सेविंग आई थी, प्लस आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स एंड इंश्योरेंस का ऊपर कुछ सेविंग आई थी, तो वो आप लोगों के लिए कुछ आया था, तो अकॉर्डिंगली हम लोगों को वो याद है। ठीक है, इसके आगे की हम लोग देख लेंगे अगर कुछ आएगा तो। इसके लिए आप मोटा मोटी 5 लाइनों की जगह छोड़ देते हैं हम लोग, ताकि अगर कोई एक आध एक्स्ट्रा भी आए तो 1 2 3 4 5 लाइन की जगह छोड़ दी। अब आप स्टार्ट कर दो आपका B पॉइंट, यहां पे आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ नेट कॉस्ट ड्यू टू JIT। नेट कॉस्ट बोल दो या इंक्रीज इन कॉस्ट बोल दो, ज्यादा बेटर है इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू JIT और नेट सेविंग ड्यू टू JIT। वैसे जहां पर मैंने ये लिखा ना ड्यू टू JIT, तो इसका मतलब इंक्रीमेंटल ही आएगा अपने आप में। ठीक है,
एक एक पॉइंट पढ़ते जाते हैं और उसके ऊपर क्या क्या इंपैक्ट आएंगे वो देखेंगे। क्वेश्चन ने कहा था कि साहब 10 लाख रुपए का कैपिटल कॉस्ट लगेगी। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका 10 लाख रुपए की कैपिटल कॉस्ट लग रही है तो उस पर 15% का इंटरेस्ट का लॉस होगा। तो इंटरेस्ट कॉस्ट या फिनेंसिंग कॉस्ट बोल देंगे, ज्यादा बेटर है। फिनेंसिंग कॉस्ट एट द रेट 15% ऑन कैपिटल कॉस्ट, ऑन कैपिटल कॉस्ट। दोस्तों 10 लाख रुपए की हमने कैपिटल लगाई है जेआईटी को इंप्लीमेंट करने के लिए, उस पर 15% का ऑब्वियस सी बात है हमारे को ब्याज का नुकसान होगा, तो दैट मीन्स 1,50,000 रुपए की हमारी कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है। आगे बोलता है कि न्यू मशीन पर आपकी कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट लगेगी सालाना 10,800। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर मशीन आप लोग लिख देंगे 10,800। आगे चलेंगे। पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने कहा कि साहब हमारे लिए 40 लाख से 10 लाख हो जाएगा, तो हम यहां पर क्या करेंगे, सेविंग ऑफ इंटरेस्ट, सेविंग ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट 15% ऑन रिड्यूस्ड स्टॉक होल्डिंग। जिनको लिखना है वो चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एग्जाम में आपको लिख के आना है 40 लाख माइनस 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 15%, तो आ जाएगा आपका 4,50,000 रुपए की नेट सेविंग होगी इसके कारण से। फिर आ जाइए आप पॉइंट नंबर 3 में, तो इन्होंने परसेंटेज दे रखी है। पॉइंट नंबर 4 में इन्होंने कहा रेंटल सेविंग, तो ये आ जाएगा आपका सेविंग ऑफ रेंट, और नेक्स्ट आ जाएगा सेविंग ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एंड इंश्योरेंस। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको एग्जाम में शॉर्ट में लिखना अलाउ नहीं है। रेंट की बात कर लेते हैं तो आ जाएगा 33,000, प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें तो आ जाएगा 22,000। आगे चलिए पॉइंट नंबर 5 में इन्होंने कहा साहब एक और इनकम है। देखो मैंने कहा था ना, मेरे को 3 ही याद आई, चौथी और आ गई। इन्होंने कहा कि साहब हमारे प्रेजेंटली 7 वर्कर काम कर रहे हैं, लेकिन जेआईटी इंप्लीमेंट करोगे तो 5 ही करेंगे, क्योंकि स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है ना। कहाँ 40 लाख का माल स्टोर कर रहे थे, कहाँ केवल 10 लाख का ही माल स्टोर कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम 2 वर्कर को हटा देंगे, तो 2 वर्कर को हटा देंगे तो सेविंग ऑफ सैलरी ऑफ टू वर्कर्स। 2 वर्कर हटाओगे तो उनकी सैलरी, 2 वर्कर एट द रेट 5,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ, तो आ जाएगा 1,20,000, ये सेविंग आएगी। फिर इन्होंने कहा पॉइंट नंबर 6 में ड्यू टू रिसिप्ट ऑफ स्मॉलर लॉट देयर इज डिसरप्शन, तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट कॉस्ट दे रखी है आपको 77,000, तो आपके लिए स्टॉक आउट कॉस्ट 77,000। और इन्होंने कहा आपका, क्योंकि उनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है तो आपको इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा, इंस्पेक्शन का खर्चा आएगा, जेआईटी के कारण से इंस्पेक्शन कराना पड़ रहा है, तो 10,000 का खर्चा। वो सारे पॉइंट्स कवर हो गए, यस सर हो गए, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। एक एक पॉइंट को अगर डील करते हैं ना तो आपका काम आसानी से हो जाता है। यहाँ पर आपकी टोटल सेविंग आ जाएगी 4,50,000 प्लस 33,000 प्लस 22,000 प्लस 1,20,000, तो 6,25,000 की आपकी टोटल सेविंग आ जाएगी, जिसको मैं बोल दूंगा टोटल ए। यह आ जाएगा आपका टोटल बी। 1,50,000 प्लस 10,800 प्लस 77,000 प्लस 10,000, तो आ जाएगा 247.8,000। अब आप लोग यहाँ निकाल दें नेट बेनिफिट सी पॉइंट में ए माइनस बी, तो आएगा 6,25,000 माइनस 247.8, तो
तो आएगा 3,77,200 का नेट बेनिफिट। चेक कर लेना, आंसर मैच है। अब इसको देख करके क्या समझ में आया सर? इसको देख करके ये समझ में आया कि आप लोगों का नेट बेनिफिट फेवरेबल है, इसका मतलब हमारी सेविंग ज्यादा हो रही है इन जेआईटी से। तो सेविंग ज्यादा हो रही है तो हम रिपोर्ट में लिख देंगे कि एज नेट बेनिफिट इज फेवरेबल हैंस जेआईटी शुड बी इंप्लीमेंटेड। डन। आइएगा नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो नेक्स्ट सम है ना आपका, ये नेक्स्ट सम बेसिकली आप लोगों के लिए एग्जाम में ना सिर्फ जून 2023 के न्यू सिलेबस में ये पूछा गया, बल्कि ये सम ऐसा है जो कि मुझे समवेयर ऐसा लगता है कि यार ये सम ना आप लोगों को कभी भी पूछा जा सकता है, मतलब अच्छा सम है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो है ना मिस्टेक होने के चांसेस कई बार ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। मैं इस क्वेश्चन को करते टाइम आप लोगों को ना पूरा क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से कराऊंगा कि आप लोगों को लगेगा अरे सर आप तो कह रहे थे गलती हो सकती है, लेकिन यहाँ तो गलती नहीं होगी। तो यहां गलती नहीं होगी, ये क्यों नहीं होगी, आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, होमवर्क सेम एज क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि हमारी बुक में सेम क्वेश्चन ऑलरेडी था तो मैंने हमारे स्टूडेंट्स को होमवर्क में दे दिया, बट आप लोगों को मैं करा रहा हूं। 7 मार्क्स का न्यू जून 2023 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? पांड्या लिमिटेड, हार्दिक पांड्या भाई साहब, ए वीडियो कंपनी सेल पैकेज ऑफ ब्लैंक वीडियो टेप टू इट्स कस्टमर। पांड्या लिमिटेड साहब क्रिकेट खेलने के बाद में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने क्या किया, एक वीडियो कंपनी है जो सेल करती है ब्लैंक वीडियो टेप्स। ब्लैंक वीडियो टेप्स का मतलब आपको पता है? अब आज के जो जनरेशन है वो तो उनको तो पता नहीं होगा, पहले जिन्होंने 90s के जो बच्चे हैं, तो 90s वाले जो बच्चे हैं ना उनको पता होगा। सॉरी 90s वाले बच्चे तो नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं 90s का ही हूँ और मैं बच्चा तो नहीं हूँ, दिल बच्चा है लेकिन मैं खुद बच्चा नहीं हूँ। तो 90s वाले लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जो वीडियो टेप्स हुआ करती थी, मतलब कि चाहे वो इन फॉर्म ऑफ सीडी, इन फॉर्म ऑफ वीसीआर ऐसा करके हुआ करते थे, तो वो ब्लैंक वीडियो टेप जो है ना वो अपने कस्टमर को बेचा करता है। इट परचेजेज वीडियो टेप्स फ्रॉम जड्डू कंपनी। रविंद्र जडेजा, देखो क्रिकेट के बाद में भी बिजनेस है, भाई ने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्रिकेटर्स को ऐड किया है ना। इट परचेजेज वीडियो टेप्स फ्रॉम जड्डू कंपनी। जड्डू कंपनी से इन्होंने क्या किया, परचेज करना है इनको वीडियो टेप्स एट द रेट 140 ए पैकेट, एक पैकेट के 140 रुपए। जड्डू कंपनी पेज ऑल फ्रेट टू पांड्या लिमिटेड। जड्डू कंपनी जो है वो पूरा का पूरा फ्रेट खुद पे कर लेती है। नो इनकमिंग इंस्पेक्शन इज नेसेसरी बिकॉज जड्डू कंपनी हैज ए सुपर्ब रेपुटेशन फॉर डिलीवरी ऑफ क्वालिटी मर्चेंडाइज। जड्डू लिमिटेड इतनी गजब यार, याद है ना भाई साहब, जो क्रिकेट के दीवाने हैं वो जड्डू की तलवार को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जड्डू भाई साहब जो है ना हमारे जड्डू जडेजा सर जडेजा, तो सर जडेजा साहब की जो कंपनी है उनकी सुपर्ब रेपुटेशन है, उनकी क्वालिटी बिल्कुल जो भी प्रोडक्ट है उनके बड़े क्वालिटी वाले होते हैं, कोई इंस्पेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। एनुअल डिमांड ऑफ पांड्या लिमिटेड इज 13,000 पैकेजेस। जो पांड्या साहब है, पांड्या साहब को 13,000 पैकेज चाहिए। पांड्या लिमिटेड रिक्वायर 15% एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पांड्या लिमिटेड साहब के जो पांड्या साहब है उनको 15% का एनुअल रिटर्न चाहिए होता है। द परचेज ऑर्डर लीड टाइम इज 2 वीक। परचेज ऑर्डर लीड टाइम इज 2 वीक। परचेज ऑर्डर लीड टाइम 2 वीक का मतलब हो गया आप जब ऑर्डर देंगे उसके बाद 2 वीक में आएगा सब। द परचेज ऑर्डर इज पास्ड थ्रू इंटरनेट एंड इट कॉस्ट ₹3 पर ऑर्डर। जो परचेज ऑर्डर है ना वो आपका इंटरनेट के माध्यम से होता है, मतलब कि आप लोगों को बाकायदा बिड लगानी पड़ती है या आपको परचेज रिक्विजिशन भेजना पड़ता है। तो परचेज रिक्विजिशन भेजने के लिए आपको इंटरनेट यूज होता है और उसमें कहीं ना कहीं ₹3 पर ऑर्डर, मतलब हर एक ऑर्डर के ₹3 का खर्चा आएगा, मतलब कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹3। द रिलेवेंट इंश्योरेंस मटेरियल हैंडलिंग एक्सेट्रा इज ₹5.1 पर पैकेज पर ईयर। दोस्तों कुछ याद आया? पर यूनिट पर एनम वाला कुछ लैंग्वेज याद आती है क्या? मटेरियल वाले चैप्टर में इंटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होती है, आप लोगों को याद है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होती है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होती है। आप लोगों को यहाँ पे रिलेवेंट इंश्योरेंस और मटेरियल हैंडलिंग दे रखा है। वैसे अगर नहीं भी बताते तो समझ में आ रहा है क्लियरली कि इंश्योरेंस और मटेरियल हैंडलिंग जो होती है वो हमेशा आपके स्टोरेज के लिए होती है, दैट मीन्स आपकी कैरिंग कॉस्ट है। तो 5.1 रुपीज योर कैरिंग कॉस्ट। पांड्या लिमिटेड हैज टू डिसाइड वेदर और नॉट टू शिफ्ट जेआईटी परचेजिंग। पांड्या लिमिटेड जो साहब है उनको ये डिसाइड करना है कि भाई आपको जेआईटी पर शिफ्ट होना है कि नहीं होना है।
जड्डू कंपनी एग्री टू डिलीवर 100 पैकेजेस ऑफ वीडियो टेप 130 टाइम्स पर ईयर। जड्डू लिमिटेड कहती है कि हम तो एग्री करते हैं साहब, हम आपको 100 पैकेज के हिसाब से 130 बार डिलीवरी दे देंगे। 13,000 टोटल रिक्वायरमेंट है, 130 बार डिलीवरी दे देंगे, मतलब कि 130 ऑर्डर आपको लगाने पड़ेंगे 100 यूनिट्स ईच के, इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग डिलीवरी सिस्टम ऑफ 1000 पैकेज 13 टाइम्स ए ईयर। लेकिन एग्जिस्टिंग डिलीवरी सिस्टम की बात करें तो हम क्या करते हैं, 1000 पैकेज एक साथ मंगाते हैं और ये हम लोग साल में 13 बार मंगा लेते हैं, लेकिन विद एडिशनल कॉस्ट ऑफ 0.5 पर पैकेज। लेकिन यहां पर बात करूं, बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये 0.5 रुपीज का जो एडिशनल अमाउंट आ रहा है पर पैकेज, ये किसके लिए आ रहा है। मैंने कहा भाई ध्यान से देखो, एग्जिस्टिंग के तो 140 रुपए खुद ने ही क्वेश्चन ने दे रखे हैं, तो ये जो एडिशनल विद एडिशनल अमाउंट ऑफ 0.5 पर पैकेज आ रहा है, ये आ रहा है आप लोगों के लिए जब आप जेआईटी सिस्टम फॉलो करते हो तब। पांड्या लिमिटेड इनकर्स नो स्टॉक आउट अंडर इट्स करंट परचेजिंग पॉलिसी। जो करंट परचेजिंग पॉलिसी है, स्टॉक आउट होगा कहां से, एक 1000 यूनिट एक साथ मंगा रहे हो तो स्टॉक आउट होगा ही नहीं। बट इट इज एस्टिमेटेड पांड्या लिमिटेड इनकर्स स्टॉक आउट कॉस्ट ऑन 50 वीडियो टेप्स पैकेज अंडर ए जेआईटी परचेजिंग पॉलिसी। लेकिन जेआईटी परचेजिंग पॉलिसी में आपको 50 यूनिट का स्टॉक आउट होगा इन द इवेंट ऑफ स्टॉक आउट। लेकिन उसमें होगा क्या, स्टॉक आउट तो होगा लेकिन उसमें होगा क्या, तो स्टॉक आउट के केस में पांड्या लिमिटेड हैज टू रश ऑर्डर टैप पैकेज विच कॉस्ट ₹4 पर पैकेज। आपको क्या करना पड़ेगा, रश ऑर्डर देना पड़ेगा 4 रुपए पर पैकेज के हिसाब से। तो 4 रुपए पर पैकेज के हिसाब से आपको रश ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी 50 पैकेज पर, तो दैट मीन्स आपका टोटल 200 रुपए का रश ऑर्डर कॉस्ट आपकी लगेगी। क्वेश्चन कहता है रिक्वायर्ड असेस द इंफॉर्मेशन एज स्टेटेड सुप्रा। स्टेटेड सुप्रा का मतलब हो गया कि एज स्टेटेड अबव एंड एडवाइज पांड्या लिमिटेड एज टू वेदर इट शुड इंप्लीमेंट जेआईटी परचेजिंग सिस्टम और नॉट। आपको ये बताना जेआईटी सिस्टम पर आपको फॉलो करना है कि नहीं करना। तो हमको क्या करना है, हम लोग सीधा सिंपली देखो करंट सिस्टम के अंदर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, आप लोगों का जेआईटी सिस्टम में टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे और वो दोनों कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद जहां कॉस्ट कम आएगी उसकी राय दे देंगे। आइए दोस्तों कैसे होगा देखिएगा। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए आप लोगों का समय लेना चाहूंगा, ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा। कहां पर, क्वेश्चन नंबर 6। मैं इस क्वेश्चन में ना गिवन लिखूंगा। गिवन में एक केस तो आ गया आपका एग्जिस्टिंग वाला, एक आ गया जेआईटी का। सर क्या गिवन लिखना जरूरी है? जरूरी नहीं है, बट आप लोगों को लिख लेना चाहिए ताकि आप लोगों को एग्जाम में जल्दबाजी में गलती ना हो। तो क्योंकि जब क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह के पैराग्राफ फॉर्मेट में होता है ना, तो आपको पता नहीं पड़ता कि यार कौन सी लाइन मिस हो गई, कौन सा डेटा मिस हो गया। तो आप एक एक लाइन पढ़ते जाओ और गिवन लिखते हुए जाओ, फिर आपके पास पूरे क्वेश्चन का क्रक्स यहां पे आ जाएगा, जैसे अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो क्वेश्चन ने कहा हम लोग प्रेजेंटली 140 रुपए में परचेज कर रहे हैं, तो हम लोग, मैं यहां पे सबसे पहले परचेज कॉस्ट लिख लेता हूं ₹140। एक एक लाइन पढ़ता चलूंगा और आगे लिखता हुआ चलूंगा। क्वेश्चन ने कहा आप लोगों का पांड्या लिमिटेड ए वीडियो कंपनी सेल पैकेज ऑफ ब्लैंक टेप टू इट्स कस्टमर, इट्स परचेज वीडियो टेप फ्रॉम जड्डू कंपनी 140 रुपए में। जड्डू कंपनी पेज ऑल फ्रेट टू पांड्या लिमिटेड, ठीक है, कोई फिगर नहीं है, नो इनकमिंग इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है। एनुअल डिमांड है 13,000 की। एनुअल डिमांड देखो, एनुअल डिमांड जो है वो तो आपकी चेंज नहीं होगी, यहां पर भी 13,000 है, तो जेआईटी के केस में भी 13,000 ही रहेगी। सालाना डिमांड तो सेम रहेगी। क्वेश्चन ने कहा आपको 15% का इन्वेस्टमेंट रिटर्न, तो रिटर्न उनको कितना चाहिएगा, रिटर्न चाहिएगा जी 15%। डन, आगे चलो। द परचेज ऑर्डर लीड टाइम से अपने को मतलब नहीं है, परचेज ऑर्डर पास थ्रू इंटरनेट, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको ₹3 है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹3। मैं एग्जिस्टिंग में लिख रहा हूं, क्या पता पड़ा नीचे क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, नीचे मेरे को पता पड़ा कि जेआईटी के केस में ऑर्डरिंग कॉस्ट कोई चेंज आ जाए तो नहीं आएगी, तो फिर एज इट इज लिख ही देंगे ना। आगे चलते हैं। रिलेवेंट इंश्योरेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग,
आइए तो यहाँ पे लिख देते हैं इंश्योरेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग, ₹5.1। आगे चलो, पांड्या को शिफ्ट करना है इस पे, जहां कंपनी एग्री करती है डिलीवर 100 पैकेजेस वीडियो टेप्स 130 टाइम। यहां आ जाएगा ऑर्डरिंग क्वांटिटी, यहां आ जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर। क्वेश्चन कह रहा है पांड्या लिमिटेड जो है ना वो 100 पैकेजेस डिलीवर करने के लिए रेडी है 130 बार। तो 100 की क्वांटिटी 130 टाइम्स। तो मैंने यहां पर ऑर्डरिंग क्वांटिटी भी लिख दी और नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी लिख दिए। एग्जिस्टिंग में क्वेश्चन कहता है कि हम 1000 पैकेजेस, ऑर्डरिंग क्वांटिटी हमारी 1000 की थी और ये हम 13 बार मंगाते थे। डन साहब, आगे चलो। इसके बाद इन्होंने कहा विद एडिशनल अमाउंट ऑफ 0.50 पर पैकेज। एडिशनल अमाउंट 0.50 पर पैकेज का मतलब हो गया कि जो परचेज प्राइस एग्जिस्टिंग में 140 की आ रही है वो जेआईटी में आपकी 140.50 की आएगी। क्लियर, आगे चलो। इसके अलावा इन्होंने स्टॉक आउट बताया, तो स्टॉक आउट 50 टेप्स का @4। तो आप लिख देंगे स्टॉक आउट 50 पैकेज, यहां लिख दूंगा @4 की मेरी रश कॉस्ट रहेगी। इसके अलावा कोई डिटेल है क्या? नो। अब मेरे को इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने की जरूरत है क्या? मेरे को इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास जितना डेटा है वो सारा का सारा डेटा मैंने यहां पे छाप दिया। अब सारा का सारा डेटा छाप दिया तो भैया अब मैं इजीली मेरा काम कर सकता हूं। आइएगा, मैं यहां लिख देता हूं एग्जिस्टिंग। आपको ऊपर कैलकुलेशन करने से पहले ना आपको ऊपर हेडिंग डालनी होगी और लिखना होगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एज पर एग्जिस्टिंग पॉलिसी एंड एज पर जेआईटी पॉलिसी। ये आपको हेडिंग डालनी होगी, उसके बाद में ही आपको ये कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहली बात कर लेता हूं मैं परचेज कॉस्ट। $13,000 यूनिट @140 तो आ जाएगा 18,20,000 रुपए। यहां पर भी 18,20,000 आएगा क्या? नहीं सर, 140.5 रेट है 13,000 पर, तो आएगा 18,26,500। डन साहब। परचेज के बाद नीचे चलेंगे, एनुअल डिमांड में हमको कुछ है नहीं। रिटर्न जो है, ये रिटर्न वाला जो पोर्शन रहेगा ना दोस्तों, ये हमारे को स्टोरेज कॉस्ट में काम आएगा। जब हम लोग हमारी कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे उसमें इस रिटर्न को याद करेंगे, तो मैं इस रिटर्न के ऊपर मैं डॉट लगा देता हूं ताकि मेरे को याद रहे कि रिटर्न को ट्रीट करना भी बाकी है। अब आपने यस, अभी हमने यहां पर देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था, तो भैया आपको जेआईटी के केस में भी ऑर्डरिंग कॉस्ट वही 3 रुपये आएगी और स्टोरेज कॉस्ट आपके जेआईटी के केस में वही 5.10 ही आएगी। क्लियर है? तो अब हम यहां पर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट लिख दें। मैं स्मॉल में लिख रहा हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट @3। आपको पता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट लगती है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर, तो एग्जिस्टिंग सिस्टम में 13 बार ऑर्डर आते हैं तो ₹39। सर ऊपर 18,20,000, यहाँ पे ओनली 39। मैंने कहा हाँ, क्वेश्चन ने दे रखा है। और यहाँ आपका पैकेज, आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो रहेंगे वो होगा आपको 130 टाइम्स, तो ₹3 की रेट से 390 रुपीज़ की ऑर्डरिंग कॉस्ट। डन सर। इसके अलावा सर यहाँ पर आप देखेंगे इंश्योरेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग आ रही है, दैट मीन्स कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग क्वांटिटी से हमको कोई मतलब नहीं है, हो गया उसका काम। नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारा काम हो गया। स्टॉक आउट कॉस्ट जरूर आएगा, तो वो हम देख लेंगे। तो एक आप यहां लिखेंगे कैरिंग कॉस्ट, आप पूरा लिखेंगे कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में मैंने 2 हिस्से बनाए। सर ये 2 हिस्से क्यों बनाए दोस्तों? 2 हिस्से मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि मेरे को यहां पर 2 तरह की कैरिंग कॉस्ट लग रही है। सर कैसी कैरिंग कॉस्ट? मैं कहा देखो, एक तो आपको पता ही है इंश्योरेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग। जितने भी लोग इंटर में पढ़ करके आए हैं उनको कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना आता है, और जितने लोग इंटर में पढ़ के नहीं आए हैं तो उनको कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करना आता।
मैं यहां पर स्टार मार्क करके लिख दूंगा, कैरिंग कॉस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेट टू कैरी एवरेज स्टॉक तो कैरिंग कॉस्ट जो है वो हमेशा हमारी कैलकुलेट किस पे होती है सर? कैलकुलेट होती है टू कैरी एवरेज स्टॉक, जो एवरेज स्टॉक हम लोग कैरी करते हैं उस पर। सर क्यों? मैंने कहा दोस्तों अगर मेरा कैरी करने का समय है, सपोज से 30 दिन में स्टोर करता हूं, तो मेरा डे 1 पर सपोज मेरा 3000 यूनिट है, तो डे 1 पर मेरी यूनिट जो मैं स्टोर करूंगा वो करूंगा 3000, फिर करूंगा 2900, फिर 2800, फिर 2600, 2700, मतलब 2700, 2600, 2500, ऐसे करते करते एक टाइम आएगा कि मंथ के 30th डे पर मेरा पास स्टोरेज होगी 0 यूनिट की। तो साहब फिर मैं पूरे के पूरे 3000 पे स्टोरेज कॉस्ट कैसे लगा दूं? एक टाइम तो आया जब आपने 100 यूनिट ही कैरी करी है, 0 यूनिट कैरी करी है, एक टाइम था 3000 करी है। तो इसलिए हम लोग हमेशा कैरिंग कॉस्ट लगाते हैं एवरेज स्टॉक पर। ये बेसिकली एक अजम्पशन होती है, ये मानते हुए कि जो कैरिंग आपने स्टॉक कैरी किया है ना, उसका यूज आप लोगों का बिल्कुल इवनली हो रहा है ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब आपने हर दिन सेम यूनिट ही यूज होती हुई चल रही है, ये मानते हुए कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करता हूं तो आगे बढ़ते हैं। मेरे को यहां पर क्या जरूरत है सर? मेरे को यहां पर जरूरत पड़ेगी, आपको पता है इंश्योरेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग जो है वो लगती है मेरी @5.1, लेकिन किस पर कैलकुलेट होगा? एवरेज स्टॉक पर कैलकुलेट होगा। एवरेज स्टॉक कहां से आए दोस्तों? एवरेज स्टॉक आता है आपके ऑर्डरिंग क्वांटिटी से। आपने 1000 यूनिट्स ऑर्डर करी हैं तो आपके पास पहले दिन 1000 यूनिट होगी, फिर वो कम होते 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 चले जाएगी, तो एवरेज स्टॉक आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 2। सर ये डिवाइड बाय 2 कैसे होता है? आपको पता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो फर्स्ट होगा आपका कितना 1000, लास्ट होगा आपका 0, तो 1000 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, क्योंकि आपको एंड के अंदर आपके पास क्वांटिटी 0 बच जाती है, तो इसलिए आपको फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 किया जाता है। इसलिए मैं जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी होती है जस्ट उसी को हाफ कर देते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपका 1000 यूनिट के केस में एवरेज स्टॉक हो जाएगा 500 यूनिट का। तो 500 यूनिट पर 5.1 रुपए के हिसाब से 2550। यहां की बात करूं तो 100 यूनिट ही है, तो 100 का हाफ हो जाएगा 50 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5.1 से, तो आएगा 255। डोंट वरी, एवरेज स्टॉक की कैलकुलेशन में नीचे दिखा दूंगा कि एवरेज स्टॉक कैसे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर आप लोगों के मोस्टली स्टूडेंट जो है गलती कर बैठते हैं, और वो गलती करने का एरिया जो है वो है दोस्तों ये, बच्चा जल्दबाजी में यहां पर ये भूल जाता है कि यार एक इंटरेस्ट नाम की भी कोई कॉस्ट होती है, इंटरेस्ट ऑन परचेज कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक। सर ये भी एवरेज स्टॉक पर क्यों? दोस्तों आप ध्यान से सोच के देखिए, मेरा स्टॉक पहले दिन 3000 यूनिट था, मैंने 3000 यूनिट के जितना पैसा ब्लॉक कर रखा है, लेकिन अगले ही दिन मेरी 100 यूनिट बिक गई, तो अब मेरा पैसा कितने यूनिट का ब्लॉक हुआ? मेरी यूनिट का ब्लॉक हुआ 2900 का ही। ऐसे करते 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 महीने के एंड में मेरे पास केवल क्या होगा? मेरा कोई पैसा ब्लॉक होगा क्या? आंसर है नो, मेरा कोई पैसा ब्लॉक ही नहीं होगा, क्योंकि जो पैसा ब्लॉक था उसका सारा का सारा माल बिक गया। तो इसका मतलब हमेशा इंटरेस्ट लगेगा आप लोगों के एवरेज कॉस्ट पर। अब इंटरेस्ट आपका एवरेज कॉस्ट पर लगेगा, तो एवरेज स्टॉक तो आपको पता ही है कितना है सर? एवरेज स्टॉक है 500। अब यहां पर कैलकुलेशन कैसे होगी सर? वो कैलकुलेशन होगी आपकी परचेज प्राइस पर। तो कैलकुलेशन कैसे होगी देखिएगा, यहां पर आ गया आपका एवरेज स्टॉक 500, परचेज प्राइस है 140, और इसका कितना परसेंट है? आपने क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं है सर, गिवन में लिखा हुआ है 15%। सेम इसी तरीके से जेआईटी का कैलकुलेट हो जाएगा। एवरेज स्टॉक 50 यूनिट मल्टीप्लाई होगा 140.5 से, ये ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई बाय 15%। ये लीजिए कितना आ जाएगा? 500 मल्टीप्लाई 140 मल्टीप्लाई 15%, तो आएगा 10,500। 50 मल्टीप्लाई बाय 140 सॉरी 50 मल्टीप्लाई बाय 140.5 मल्टीप्लाई बाय 15%, तो आएगा 1053.75। 1053.75।
और जैसे ही आप इसको कंप्लीट कर देंगे तो लगा देंगे टोटल। और टोटल लगा देंगे। पहले टोटल से पहले आप लोग एवरेज स्टॉक निकाल दो। ये लो जी, एवरेज स्टॉक। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ आ जाएगा 50 और यहाँ आ जाएगा 500। डन। आप लोग एग्जाम में इसको दो अलग अलग लाइन में सॉल्व करके दिखा सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आ जाएगा 18,20,000 प्लस 39 प्लस 2550 प्लस 10,500, तो आएगा 1833,089। यहाँ बात करें तो 1826,500 प्लस 390 प्लस 255 प्लस 1053.75, तो आएगा 18,28,198.75। ये लीजिए। और ऐसा होने के साथ क्या आप डिसीजन दे सकते हो? तो आंसर तो बिल्कुल करेक्टली मैच है। आप देख रहे हो सॉल्यूशन केवल इसका इतना सा है, जो स्क्रीन पर दिख रहा है केवल ये सॉल्यूशन है। बाकी तो मैंने गिवन को लिखने के लिए और आपको इस क्वेश्चन को समझाने के लिए किया है। बाकी तो ये पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन केवल आधे पेज का है। आप अगर इसको समझ लेंगे एक बार कि हाँ भाई इसमें है क्या, परचेज कॉस्ट निकालनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है, कैरिंग कॉस्ट निकालनी है। जैसे आप लोग मटेरियल वाले चैप्टर में करते थे, मटेरियल में करते क्या थे, परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। क्लियर है? कई बच्चे ऐसे बोल देते हैं सर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम नहीं आ रही। मैंने कहा ईओक्यू पर कैलकुलेट नहीं किया है आपने, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात हुई। आंसर चेक कर लीजिएगा। 18,33,089 रुपये, 18,28,398.75। तो आपकी रिपोर्ट एज मे बी सीन फ्रॉम अबव, रिलेवेंट कॉस्ट अंडर जेआईटी परचेजिंग पॉलिसी इज लोअर देन कॉस्ट इनकर्ड एट द अंडर एग्जिस्टिंग सिस्टम। तो पांड्या लिमिटेड को एडवाइस किया जाता है कि जेआईटी सिस्टम फॉलो कर लो पांड्या जी, ठीक है जी। डन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ जेआईटी। आइला ऊपर वाला क्वेश्चन भी न्यू सिलेबस जून 2023, नीचे वाला भी न्यू सिलेबस जून 2023। हाँ जी, जून 2023 में जब इंस्टीट्यूट ने सिलेबस 2022 का पेपर बनाया, पहली बार पेपर बनाया था। क्या ही पेपर बनाया था, मतलब किस चीज को कितनी वेटेज देनी थी कितनी नहीं देनी थी उनको खुद को नहीं पता चल रहा था। जिस चैप्टर से पेपर आना चाहिए था उससे नहीं आया, जिससे नहीं आना चाहिए था उससे 14 मार्क्स का आ रहा है। तो ऐसे करके उन्होंने पेपर सेट कर दिया था। अब ठीक है, कोई बात नहीं, कर दिया था। ये वाला जो सम है ना, ये वाला सम मैं बात करूं तो क्लोज टू 2002-2003 के आसपास इंस्टीट्यूट ने, सीएमए इंस्टीट्यूट ने भी अपने एग्जाम में पूछा हुआ है 2002-2003। सो इतना लॉन्ग बैक कैसे, आपको कैसे पता चला? आप 2002 में तो आप खुद भी 7-8 साल के ही रहे होंगे, तो ऐसे केस में आपको इतना कैसे पता चल रहा है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर एक चीज के ऊपर पहले हमारा होमवर्क होता है। मतलब यहां पर आप लोगों को लगता है कि यार 2 घंटे की क्लास है या 1 घंटे की क्लास है, तो 1 घंटे की क्लास से पहले हमारे को बच्चों को सब कुछ चीजें हिस्ट्री देनी होती है कि यार ये कौन सा सम कैसे आया, कहां से क्या पिक किया, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। तो हर एक चीज निकाल के लेके आनी पड़ती है। तो हर एक चीज के सोर्सेज होते हैं हमारे पास, तो उससे मैंने निकाला। प्लस ये जो सम है आई गेस 2016 या 2017 में सीए फाइनल के एग्जाम में भी आया था। तो सर इंस्टीट्यूट ने सीए फाइनल से कॉपी किया कि हमारे 2002 वाले पेपर से किया? तो मैं बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये जो सम है ये सीए इंस्टीट्यूट से कॉपी हुआ है। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर पेपर बना रहे हैं वो इतने होमवर्क नहीं करते। वो 2002 के पेपर सीएमए के नहीं उठाएंगे, वो लेटेस्ट सीए के पेपर जरूर उठा सकते हैं। तो उन्होंने वहां से ही पिक किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और इंडिविजुअल हर एक पर्सन की राय अलग अलग हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 मार्क्स का है, न्यू जून 2023 का। क्या बोल रहा है? सनराइज प्रकाशन लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ पब्लिशिंग ए लीडिंग न्यूज़पेपर विच हैज ए वाइड कस्टमर बेस। कोई सनराइज प्रकाशन है, जैसे हम लोगों के यहाँ पे दैनिक भास्कर आता है, या मैं ऐसा न्यूज़पेपर का नाम लेता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया या इकोनॉमिक टाइम्स ईटी, तो वो ऑल ओवर इंडिया चलता है ना। तो ये क्या है, बेसिकली कोई सनराइज प्रकाशन है, ये आपके बहुत बिजनेस है, पब्लिशिंग लीडिंग न्यूज़पेपर, दैट मीन ईटी का मान लेते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स का। इट मेजर क्वालिटी ऑफ सर्विस इन टर्म्स ऑफ, क्वालिटी ऑफ सर्विस को ये मेजर करते हैं किस बेसिस पर? प्रिंट क्वालिटी अच्छी हो, ऑन टाइम डिलीवरी हो, और नंबर ऑफ डैमेज एंड अनसोल्ड पेपर। इन 3 बेसिस पर वो इसको इवेल्युएट करते हैं। टू इम्प्रूव इट्स बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स एंड परफॉर्मेंस
द कंपनी इज कंसिडरिंग इंस्टॉलिंग ए शेड्यूलिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम। कंपनी चाहती है कि भाई साहब इन सब चीज़ों के लिए एक इंस्टॉल करे एक और शेड्यूल करने के ट्रैक सिस्टम करने के लिए, विच इन्वॉल्व एन एनुअल एडिशनल कॉस्ट ऑफ ₹3 लाख बिसाइड्स इक्विपमेंट कॉस्टिंग 4 लाख नीडेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सिस्टम। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके लिए यहां पर जो है ये आपको बोल रहा है कि इन्वॉल्व है एनुअल एडिशनल कॉस्ट 3 लाख रुपए बिसाइड्स इक्विपमेंट कॉस्टिंग 4 लाख नीडेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सिस्टम। मतलब कि इस सिस्टम को इंस्टॉल करने की जो वन टाइम कॉस्ट है वो तो है 4 लाख, लेकिन एनुअल एडिशनल कॉस्ट जो है ना वो लगेगी साहब आपके 3 लाख रुपए। ठीक है साहब, एनुअल एडिशनल कॉस्ट 3 लाख रुपए। टू परचेज द इक्विपमेंट द कंपनी इज प्लानिंग टू यूटिलाइज प्रोसीड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फेचिंग एन इनकम 9%। क्वेश्चन कहता है कि इस इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए, परचेज कॉस्ट क्या है भाई सर, परचेज कॉस्ट है इसकी इक्विपमेंट की 4 लाख। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसको परचेज करने के लिए टू परचेज द इक्विपमेंट द कंपनी इज प्लानिंग टू यूटिलाइज प्रोसीड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फेचिंग एन इनकम 9%। मतलब कहने का तात्पर्य, मैं एग्जांपल देता हूं कि मेरे को 4 लाख रुपए की कोई मशीन या कोई इंस्टॉलमेंट इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए क्या किया मैंने, मेरा एक एफडीआर बना रखी थी, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट मैंने बना रखा था, मेरा एफडी बना रखा था। उस एफडी को मैंने बैंक से जाकर के कहा कि साहब बैंक वाले भैया आप मेरा एफडी को रिडीम कर दो, मेरे को पैसे की सख्त आवश्यकता है, मुझे एफडी तोड़ दो। तो एफडी उन्होंने तोड़ दी और उस पर मेरे को 9% का इनकम हो रहा था। तो इसका मतलब मेरे को सालाना 4 लाख का 9% मतलब 36,000 का जो मेरे को इनकम हो रहा था, वो इनकम मैंने क्या किया, वो इंटरेस्ट का इनकम मैंने फॉरगोन किया इसको परचेज करने के लिए। तो दैट विल बी पार्ट ऑफ माई रिलेवेंट कॉस्ट। डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस आर गिवन बिलो। लेकिन अब इससे जो आपने ट्रैकर लगाया है, इक्विपमेंट लगाया है, उससे फर्क क्या पड़ा? तो उन्होंने कहा प्रेजेंट और एक्सपेक्टेड, दो अलग अलग इन्होंने सिचुएशंस दी। उसमें कहा ऑन टाइम डिलीवरी की बात करें तो प्रेजेंटली 80% ऑन टाइम डिलीवरी हो रही है, लेकिन ये ट्रैकर लगा देने के बाद से 95% आपकी ऑन टाइम डिलीवरी होगी। मतलब कि आपकी डिलीवरी जो है वो 15% से बढ़ जाएगी आपकी ऑन टाइम। वेरिएबल कॉस्ट पर लॉट ऑफ न्यूज़पेपर डैमेज एंड अनसोल्ड, जो एक लॉट आपका होता है डैमेज या अनसोल्ड, उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 40 रुपए दोनों ही केस में। फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे रखी है दोनों ही केस में 60,000। तो दोनों ही केस में 60,000 आपको बताए, जब कोई भी कॉस्ट दो आपके ऑल्टरनेटिव ऑप्शन में सेम होती है तो इररिलेवेंट हो जाती है। नंबर ऑफ लॉट्स ऑफ न्यूज़पेपर डैमेज एंड अनसोल्ड, तो प्रेजेंटली हमारे 6,000 लॉट डैमेज हो रहे हैं, अनसोल्ड हो रहे हैं, और एक्सपेक्टेड है कि नया सिस्टम लाने के बाद में 1,000 ही आपके अनसोल्ड डैमेज रहेंगे। दैट मीन 5,000 से सेव हो जाएंगे। ठीक है, अब अगली लाइन को गौर फरमाइएगा बहुत अच्छे से, इसी लाइन में इस क्वेश्चन का मेन क्रक्स है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट ईच परसेंटेज इंक्रीज इन ऑन टाइम परफॉर्मेंस, ईच परसेंटेज इंक्रीज इन ऑन टाइम परफॉर्मेंस, ऑन टाइम परफॉर्मेंस में हर 1% की इंक्रीज, हर 1% का इंक्रीज का मतलब यहां 80% है, यहां 95% है, दैट मीन्स 15% का इंक्रीज हुआ है। तो हर 1% के इंक्रीज से विल रिजल्ट इन रेवेन्यू इंक्रीज ऑफ 35,000 पर एनम। मतलब कि हर 1% के इंक्रीज से 35,000 रुपए का आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। हर 1% से 35,000, तो 15% से 5,25,000। कैसे निकाला? 35,000 मल्टीप्लाई बाय 15, ये 1% का 15 तो 15 का 35,000 मल्टीप्लाई बाय 15। लेकिन क्वेश्चन ने कहा रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज 40%, लेकिन इसका आपका रेवेन्यू तो बढ़ेगा, रेवेन्यू मतलब सेल्स, आपका सेल्स तो बढ़ गया, लेकिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40% ही है, तो आपके लिए तो नेट इनकम तो 40% ही होगी ना। तो 5,25,000 का 40%, दैट मीन 2,10,000 रुपए की नेट इनकम बढ़ेगी आपकी, किसके कारण से? इस प्रेजेंट सिस्टम के कारण से। ड्रॉ inference from the information given above, evaluate whether Sunrise Prakashan should install new system or not, न्यू सिस्टम इंस्टॉल करना है कि नहीं करना, आप हमें ये बताइए, और इसके बारे में आप पूरी कैलकुलेशन हमें करके दिखाएंगे। ठीक है जी, आइए यहां पर सबसे पहले मैं दो अलग अलग हिस्सों में इसको बांट लेता हूं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर आप लोगों के लिए कैलकुलेशन ऑफ नेट बेनिफिट
ड्यू टू इन्होंने क्या बोला है, ड्यू टू न्यू सिस्टम बोला है, क्या बोला है, ड्यू टू न्यू सिस्टम। तो न्यू सिस्टम के कारण से क्या इंपैक्ट आया वो देखेंगे। तो इसमें इंस्टीट्यूट के अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, दो अलग अलग टेबल बना करके इन्होंने सॉल्व किया। तो चलो मैं जो इंस्टीट्यूट सॉल्व करता है मैं उसी तरीके से सॉल्व कर देता हूं। ए पॉइंट इसमें आ जाएगा आप लोगों का कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीज इन बेनिफिट्स। उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो उसमें उन्होंने क्या बोला, हर 1% के इंक्रीज से आपका ऑन टाइम डिलीवरी जो 1% इंक्रीज होगा उससे रेवेन्यू बढ़ेगा 35,000। तो इंक्रीज इन रेवेन्यू ड्यू टू सेविंग ऑफ ऑन टाइम डिलीवरी। ध्यान से देखिएगा, हर 1% का 35,000 मल्टीप्लाई बाय आप लोगों का 95% हो गया, तो 95 माइनस 80। इंक्रीज इन रेवेन्यू ना बोल करके मैं इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन लिख देता हूं। इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब ये जो आया 35,000 मल्टीप्लाई बाय 15, ये तो आया रेवेन्यू, लेकिन आपका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो है 40%। तो ये आ जाएगा आपका 2,10,000 रुपए आपके यहां बढ़ गए। दूसरा इन्होंने कहा कि जो आपका डैमेज और अनसोल्ड है ना, अब ऑब्वियस सी बात है, पहले आपके 6,000 यूनिट्स जो है वो डैमेज अनसोल्ड रह जाते थे, अब 1,000 यूनिट ही डैमेज अनसोल्ड होते हैं। तो इसका मतलब आपके डैमेज अनसोल्ड 5,000 यूनिट्स जो है वो आपकी सेव हो रही हैं। अब मतलब अब आपके कम डैमेज हो रहा है, तो कम डैमेज होने के कारण से जो उनके डैमेज पर जो वेरिएबल कॉस्ट लग रही थी वो हमारी सेव होने लग जाएगी। तो हम लिखेंगे सेविंग ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ड्यू टू रिडक्शन इन सेविंग ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ड्यू टू रिडक्शन इन डैमेज एंड अनसोल्ड यूनिट्स। वो आएंगी आपकी 6,000 माइनस 1,000 मल्टीप्लाई बाय 40, तो आएगा आपका 5,000 मल्टीप्लाई बाय 40, तो आएगा 2 लाख। तो टोटल आपका नेट इंक्रीज जो आ रहा है वो आ रहा है 4,10,000। तो टोटल बेनिफिट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4,10,000। पॉइंट नंबर बी पर आइए, यहां पर हम लोग निकालेंगे टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में मेरे को 2 आइटम नजर आ रहे हैं। पहला आपको एनुअल खर्चा दिखा रखा था, एनुअल एडिशनल कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट वो है आपकी 3 लाख। फिर आपको दे रखा है आपको 4 लाख रुपए पर 9% से इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट फॉरगॉन, @ 9%। 4 लाख का 9% मतलब 36,000। ये आ गया आपका 3,36,000। ये हो गई आपकी टोटल कॉस्ट। डन।
नेट बेनिफिट निकाल दो। ए माइनस बी, 4,10,000 माइनस 3,36,000, तो 74,000 का नेट बेनिफिट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, खत्म। चेक कर लीजिए आंसर। By installing the scheduling and tracking system, the company Sunrise Prakashan Limited will be able to save 74,000 per annum. Hence, the company should install the new system. Total cost 3,36,000, 4,10,000 का total benefit, net benefit 74,000. That's all. खत्म। ऐसा करने के साथ दोस्तों आप लोगों को टोटल मेरे को 55 मिनट्स का समय लगा और मैंने 3 सम आपके साथ, जो कि तीनों ही अपने आप में थोड़े यूनिक थे, वो सम्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किए। और ये इसी के साथ JIT से रिलेटेड जो मेरे को सम आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे वो मेरा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ जस्ट इन टाइम आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इस सम से, इस चैप्टर से आप लोगों को नेक्स्ट अटेम्प्ट में सम देखने को मिल सकता है। तो इस चैप्टर का थोड़ा सा ध्यान से, और स्पेशली जो सम मैंने कराए हैं एटलीस्ट उनमें क्वेश्चन नंबर जो 2 रहा था, जो सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने किया था, मुझे समवेयर उसके आने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं। तो आप लोग उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। तो अभी के लिए मैं बस इतना ही चाहूँगा। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में, छोटा सा सेशन रहेगा थ्रूपुट कॉस्टिंग का, और देन फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक बड़ा सेशन रखेंगे। तो और फिर आप लोगों का कॉस्टिंग का पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड CA में आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।